Hi everyone, welcome to Seekers. I'm Yashika, and in this video I'm going to discuss about Article 12 of Fundamental Rights. I hope आपने part 1 of video देखा होगा. This is the part 2 of Fundamental Rights जिसमें हम exclusively only part Article 12 को ही discuss करेंगे. Why Article 12? Because Article 12 हमें देता है definition of state for fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स हमें अगेंस्ट स्टेट दिए जाते हैं. तो अगेंस्ट स्टेट दिए जाते हैं, हमें स्टेट का पता होना चाहिए कि स्टेट है क्या फॉर फंडामेंटल राइट्स, राइट. तो आर्टिकल 12 जो है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए स्टेट को डिफाइन करता है. ऐसा नहीं है कि हर आर्टिकल और हर पार्ट के लिए स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी है. नो, आर्टिकल 12 ओनली डिफाइंस स्टेट फॉर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. तो फंडामेंटल राइट के लिए स्टेट का जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि स्टेट एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है और हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली स्टेट क्या है फॉर फंडामेंटल राइट्स. तो पहले तो हम बात करते हैं कि क्या अकेला आर्टिकल 12 जो है वो खुद में फंडामेंटल राइट है? तो नहीं, वो खुद में फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन वो स्टेट को डिफाइन करता है फॉर फंडामेंटल राइट. खुद वो फंडामेंटल राइट नहीं है. ठीक है. तो क्या वो कहता है स्टेट के बारे में? तो आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट क्या है. देखिए, ये फर्स्ट थिंग है, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि स्टेट में आती है, एंड दैट इज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा, जो हमारे लिए लॉ बनाते हैं. ठीक है. और उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ये सब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं. तो ये सभी जो है वो गवर्नमेंट स्टेट कहलाता है. ठीक है. तो इंडियन गवर्नमेंट जो है, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो हैं वो स्टेट में आते हैं. एंड इंडियन पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आता है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस आता है, वो भी स्टेट है. ठीक है. तो ये तो क्लैरिटी हो गई कि पहला पॉइंट स्टेट के लिए क्या है. दूसरा पॉइंट लेते हैं स्टेट के लिए, वो है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए. नाउ सेकेंड इज, ये भी क्लियर है, स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन यानी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधानसभा कहते हैं, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम विधान परिषद कहते हैं. सभी स्टेट्स में विधान परिषद नहीं होता, लेकिन जहाँ भी है तो हमारी विधानसभा और विधान परिषद जो है वो स्टेट आएगा, उसको भी हम स्टेट कहेंगे. ठीक है. और स्टेट गवर्नमेंट जिसमें आपके गवर्नर्स आ गए, सीएम ऑफिस आ गया एंड अदर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, वो सब जो है स्टेट गवर्नमेंट कहलाएगा, जो गवर्नमेंट के प्रॉपर एग्जीक्यूटिव्स हैं. ठीक है. ये भी क्लियर है हमें, ये दोनों ही चीज़ें की क्लैरिटी है. तीसरा स्टेट में क्या आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12? तो तीसरा आता है हमारी लोकल अथॉरिटीज़ यानी लोकल बॉडीज़. और लोकल बॉडीज़ हमारे अर्बन एरिया में होती है म्यूनसिपैलिटी, और हमारे गांव के एरिया में होती है पंचायत. ठीक है. अर्बन एरिया में क्या होती है? म्यूनसिपैलिटी, और रूरल एरिया में होती है पंचायत. म्यूनसिपैलिटी में काफ़ी कुछ आता है, 3-4 तरह की म्यूनसिपैलिटी होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका और नगर पंचायत. वैसे ही हमारे पंचायत में आते हैं जिला पंचायत, मंडल पंचायत और ग्राम पंचायत, है ना. और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो बने होते हैं और ट्रस्ट जो होते हैं वो भी. लेकिन मोटे तौर पर अगर हम लोकल अथॉरिटीज़ की बात करें तो इसमें म्यूनसिपैलिटी और पंचायत आता है. ठीक है. अब ये 3 चीज़ें तो बहुत ही क्लियर हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट में उनका लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव, और लोकल लेवल पर आपके अर्बन में म्यूनसिपैलिटी एंड रूरल में पंचायत, ये स्टेट कहलाती है. ठीक है. इसके अलावा जो चौथा पॉइंट दिया है इस आर्टिकल में वो है आपका अदर अथॉरिटीज. दिस इज द फोर्थ पॉइंट, अदर अथॉरिटी. ना दिस इज वेरी वाइड. अदर अथॉरिटी में क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अदर अथॉरिटी डिफाइन नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम डिफरेंट केसेस में हमें ये बताया है कि अदर अथॉरिटी में क्या आएगा. तो उसके लिए एक टेस्ट है टू डिटर्मिन कि कौन सी अदर अथॉरिटी, जैसे यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, क्या वो अदर अथॉरिटी आएगी? क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अदर अथॉरिटी में आएगा? मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड को हम स्टेट कहेंगे, यूनिवर्सिटी को हम स्टेट कहेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम स्टेट कहेंगे. तो ये कन्फ्यूजन दूर करने किया है सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम इन डिफरेंट केसेस. और उनमें से मैं समझती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट केस रहा है एक हमारा सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट बीइंग द चीफ फंडिंग सोर्स, ऐसी कोई भी अथॉरिटी जिसमें फंडिंग सोर्स, चीफ फंडिंग सोर्स जो है वो स्टेट है, वो आपकी
स्टेट कहलाएगी, वो अदर अथॉरिटी में आएगा। प्लानरी कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हैंड्स में है, ऐसी कोई भी अथॉरिटी जिसका प्लानरी कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है वो भी स्टेट में आएगा, अदर अथॉरिटी के स्टेट में आएगा। और सम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी, इसके साथ साथ प्लानरी कंट्रोल भले ही गवर्नमेंट के हाथ में हो लेकिन कुछ हद तक उसकी खुद की ऑटोनॉमी भी हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जिसके पास हैं वो अदर अथॉरिटी के स्टेट में आएगा। उसके बाद एक बहुत और इम्पॉर्टेंट केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिटर्मिनेंट्स दिए हमें कि अदर अथॉरिटी में स्टेट में क्या आएगा। वो है आपका अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस। हालांकि इस केस में बहुत सारे केसेस हैं, हम सारे केसेस नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, सो दैट यू गॉट टू नो कि स्टेट क्या है अदर अथॉरिटी में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट, जहाँ पर जो मेजर कैपिटल है वो गवर्नमेंट हेल्ड कर रही है किसी अथॉरिटी की या किसी इंस्टीट्यूशन की, वो स्टेट कहलाएगा। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है वो भी स्टेट कहलाएगा। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जिसमें कंट्रोल स्टेट के हाथ में है वो भी उसी में आएगा। फंक्शन जो कॉरपोरेशन का फंक्शन कर रही है अंडर गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट के अंडर, वो भी स्टेट में आएगा। और गवर्नमेंट का कोई ऐसा ओल्ड डिपार्टमेंट जिसको अब कॉरपोरेशन बना दिया है वो भी स्टेट कहलाएगा। तो हमें यहाँ से काफ़ी इन दोनों केसेस से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी क्लैरिटी दे दी है कि फोर्थ पॉइंट ऑफ स्टेट जो है उसमें अदर अथॉरिटी में जो स्टेट है वो कौन कौन से हो सकते हैं। आई होप आपको बहुत क्लैरिटी हुई होगी कि फंडामेंटल राइट के लिए स्टेट क्या है। अब ये जो आपको स्टेट समझ आया है फंडामेंटल राइट के केस में, ये इन सभी अथॉरिटीज़ द्वारा, इस स्टेट द्वारा अगर आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं तो आप जो है वो कोर्ट जा सकते हो। अदर देन दैट कोई और इन्फ्रिंजमेंट के केस में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो हमें स्टेट के अगेंस्ट दिए जाते हैं और आर्टिकल 12 जो है स्टेट को डिफाइन करता है। आपको कुछ नया पता चला होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। अभी हमने सिर्फ एक आर्टिकल के बारे में बात की है और हम और भी फंडामेंटल राइट्स के बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।